द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, लेकिन ये कोई आम सफर नहीं है। बिल्कुल। ये सफर नक्शे पर मौजूद दो शहरों से कहीं ज्यादा गहरा है। हम बात करें 1991 में हुई दिल्ली से लाहौर तक की एक यात्रा की, और ये पूरी पड़ताल सफर 9 लाहौर नाम के एक यात्रा वृत्तांत पर आधारित है। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सफर किस माहौल में हो रहा था। वक्त था सितंबर 1991 का। मतलब हवा में तनाव था। बहुत ज्यादा। लेखक जब दिल्ली से निकले तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर ही भारतीय प्रधानमंत्री का बयान था। या बयान था? पाकिस्तान से मामला करने के लिए तैयार रहे। और जब वो लाहौर पहुंचे तो वहां के अखबार जंग की सुर्खी थी, जिसमें पूर्व सेना प्रमुख कह रहे थे कि हमारे वतन की सरहदों पर जंग के गहरे बादल छाए हुए हैं। बाप रे। मतलब दोनों तरफ से माहौल पूरा बना हुआ था। तो आज हमारा मकसद है कि इस तनाव के बीच लेखक की नजरों से उस वक्त के लाहौर को देखें। उसकी तहों को खोलें, उनके अनुभवों को, उनकी टिप्पणियों को समझें जो उन्होंने वहां के समाज और सियासत के बारे में दर्ज किए हैं। चलिए तो इस पड़ताल की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये सफर शुरू होता है एयरपोर्ट से, और लेखक का पहला ही ऑब्जर्वेशन वो बड़ा दिलचस्प है। वो दिल्ली और लाहौर के हवाई अड्डों की तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर दिन में एक अजीब सा सन्नाटा था, जबकि लाहौर एयरपोर्ट पर रात के वक्त भी काफी चहल पहल थी। ये तो थोड़ी उल्टी बात लग रही है। आमतौर पर तो दिन में ज्यादा भीड़ होनी चाहिए। हाँ, और लेखक इसकी वजह बताते हैं। बहुत सीधी साधी लेकिन गहरी वजह है। अच्छा। वो लिखते हैं कि तरक्की याफ्ता यानी डेवलप्ड कंट्रीज में एयरपोर्ट दिन में व्यस्त रहते हैं और गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों में रात में। ऐसा क्यों? क्योंकि विकसित देश अपने नागरिकों की नींद का, उनकी सहूलत का ख्याल रखते हैं, तो वो रात में उड़ानों पर पाबंदी लगा देते हैं या उन्हें बहुत कम कर देते हैं। अच्छा, और बाकी देशों को उनके टाइम जोन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। वाह, मतलब एयरपोर्ट की भीड़ का वक्त भी आपको दुनिया की आर्थिक सच्चाई बता सकता है। बिल्कुल, और यही तो बात आकर्षक है। लेखक इस आर्थिक बंटवारे को एक दार्शनिक मोड़ दे देते हैं। वो कैसे? वो कहते हैं कि दुनिया में जो तकसीम तरक्की और बेतरक्की की बुनियाद पर है, आखिरत में वही तकसीम नेक और बद की बुनियाद पर कायम हो जाएगी। ये तो बहुत गहरा ख्याल है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि दुनिया की कामयाबी आखिरी कामयाबी नहीं है। एक तरह से हाँ, वो इसे आने वाले वक्त का एक इशारा, एक ट्रेलर मानते हैं। और ऐसे ही ख्याल उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर एक फ्री टेलीफोन इस्तेमाल करते हुए भी आए। अच्छा। वो सोचते हैं कि अगर इंसान अपनी बनाई तकनीक से एक गायब शख्स से बात कर सकता है जो फोन के दूसरे सिरे पर है, तो फिर खुदाए गायब से राब्ता क्यों नामुमकिन लगता है। ये उनके सोचने का तरीका दिखाता है। वो एक मामूली चीज में भी एक बड़ा आध्यात्मिक सबक ढूंढ लेते हैं। तो खैर, अब जहाज लाहौर पहुंचता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर उनका पहला अनुभव क्या था? उनका पहला अनुभव एयरपोर्ट की ठीक सामने बनी एक मस्जिद का है। वो नमाज पढ़ने जाते हैं और उनकी नजर दीवार पर लिखी कुरान की एक आयत पर पड़ती है। कौन सी आयत? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और टुकड़ों में न बंटो। और उस वक्त के माहौल में, जब भारत पाकिस्तान का इतना तनाव था, ये आयत तो बहुत मायने रखती होगी। बिल्कुल, और उसी लम्हे उन्हें उस आयत का एक जीता जागता सबूत भी नजर आ जाता है। वो क्या था? उस मस्जिद में उनके साथ अलग अलग मुल्कों के लोग, अलग अलग रंग और नस्ली के लोग, सब एक ही सफ में एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। लेखक के लिए ये मंजर उस आयत की अमली तस्वीर जैसा था। मतलब सियासत भले लकीरें खींच रही हो, आस्था उन लकीरों को मिटा रही थी। बिल्कुल। ये तो एक बहुत ही पुरुम्मीद शुरुआत थी। और जहाँ तक मुझे बताया, वहाँ उनकी एक ऐसी मुलाकात भी हुई जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। हाँ, ये एक बहुत ही मार्मिक घटना है। मोहम्मद जफर आदिल नाम के एक साहब उनसे मिलने आए। उन्होंने बताया कि वो गहरे डिप्रेशन में थे। इस हद तक कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। ओहो। फिर किसी ने उन्हें लेखक की किताब राज़े हयात पढ़ने को दी, और वो कहते हैं कि उस किताब को पढ़कर उनकी दुनिया ही बदल गई। वो उस बीमारी से पूरी तरह बाहर आ गए। ये तो कमाल की बात है। मतलब जहाँ दवा ने काम करना बंद कर दिया, वहाँ शब्दों ने असर दिखाया। बिल्कुल। एक लेखक के लिए इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है। ये दिखाता है कि सही विचारों में, सही शब्दों में कितनी ताकत होती है। लाहौर की बात हो और वहाँ की तहजीब और इल्म का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। लेखक ने वहाँ की पुरानी इल्मी रिवायतों के बारे में भी कुछ लिखा है। हाँ, उन्होंने लाहौर में कुरान के दर्स की, उसकी तालीम की एक बहुत पुरानी रिवायत का जिक्र किया है जो 1917 से चली आ रही थी। अच्छा। लेकिन यहाँ लेखक सिर्फ तारीफ करके आगे नहीं बढ़ते। वो एक बहुत अहम नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ दर्स देना या कुरान को पढ़ा देना ही काफी नहीं है। तो फिर क्या जरूरी है? उसकी सही समझ देना। और उनके मुताबिक कुरान को समझने की शाह कलीद या मास्टर की कोई फलसफा या कोई मुश्किल ज्ञान नहीं है।
तो फिर क्या है वो मास्टर की? वो कहते हैं इसकी मास्टर की सिर्फ एक चीज है, तकवा। तकवा। यानी ईश्वर का भय, उसकी चेतना, ये एहसास कि वो हर पल देख रहा है। उनका मानना था कि जिसके दिल में ये तकवा होगा, कुरान के मायने उस पर खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। और जिसके दिल में ये नहीं, वो कुरान का सबसे बड़ा विद्वान होकर भी उसकी रूह से महरूम रह जाएगा। ये तो उन्होंने पूरी बहस को एक अलग ही सतह पर पहुंचा दिया। ये सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि नियत और दिल की सफाई की बात है। बिल्कुल। वैसे इन गहरी बातों के अलावा उन्होंने एक बहुत ही जमीनी चीज भी नोट की जो उन्हें अच्छी लगी। क्या? एक मस्जिद के इमाम साहब की माली हालत। लेखक को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उस मस्जिद की कमेटी ने अपने इमाम को रहने के लिए एक साफ सुथरा, मॉडर्न सुविधाओं वाला मकान दिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हमारे इमामों और उल्मा की माली हालत बेहतर होगी तो वो ज्यादा सुकून से समाज की खिदमत कर पाएंगे। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव है ये। तो ये तो हुई जमीनी स्तर पर धर्म और समाज की बात, लेकिन उस वक्त के बड़े सियासी और सामाजिक मंच पर क्या चल रहा था? सुना है प्रिंसेस डायना का दौरा भी उन्हीं दिनों हुआ था। जी हाँ, और उस दौरे से जुड़ा लेखक का अवलोकन कमाल का है। जब प्रिंसेस डायना लाहौर की ऐतिहासिक बादशाही मस्जिद गईं, तो मीडिया का सारा फोकस इस बात पर था कि उन्होंने जूते उतारे, नंगे पांव चलीं और दुपट्टे से अपना सर ढका। हाँ, ये तस्वीरें तो काफी मशहूर हुई थीं। लेकिन लेखक एक और चीज नोट करते हैं जिसे ज्यादातर लोगों ने नजरअंदाज कर दिया होगा। वो क्या? वो लिखते हैं कि पाकिस्तान के कई इस्लामी जहन वाले मंत्री और बड़े अफसर वो बड़े उत्साह से आगे बढ़कर प्रिंसेस डायना से हाथ मिला रहे थे। अच्छा। और लेखक इसकी तुलना भारत से करते हैं। वो कहते हैं कि भारत में अगर किसी महिला नेता की ऐसी कोई तस्वीर सामने आ जाए तो उसे अक्सर सियासी आलोचना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये दोहरे मापदंडों पर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी है। बिना कुछ कहे। बिल्कुल। इसी सामाजिक अवलोकन से जुड़ी एक और बात जुबान के बारे में है जो बहुत अहम है। बताइए। लेखक कहते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब में उर्दू जुबान को लगभग वही दर्जा हासिल है जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे तबके में अंग्रेजी को है। तो इसका फायदा क्या है? इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि वहाँ के उल्मा यानी धार्मिक विद्वानों और नई पढ़ी लिखी नस्ल के बीच लैंग्वेज गैप नहीं है। और भारत में ये गैप है? लेखक के मुताबिक हाँ। वो कहते हैं कि भारत में अक्सर ऊंचे तबके के बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं और उर्दू से पूरी तरह नावाकिफ हो जाते हैं। इससे उलमा और नई पीढ़ी के बीच एक संवाद की दीवार खड़ी हो जाती है। तो ये भाषा का जुड़ाव एक तरफ तो उलमा और नई नस्ल को जोड़ रहा था, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल सियासी मैदान में भी हो रहा था? मेरा मतलब है विरोध की राजनीति पर भी लेखक ने कुछ कहा है। बिल्कुल। और यहाँ वो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जियाउल हक की एक बात दोहराते हैं। क्या? जियाउल हक ने कहा था कि जलसे और जुलूस की सियासत रोशनी से ज्यादा गर्मी पैदा करती है। मतलब समाधान काम और टकराव ज्यादा होता है। एकदम। और लेखक इस बात को सिर्फ पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं देखते, वो इसे सीधे सीधे भारत के हालात पर भी लागू करते हैं। जैसे? वो सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस और बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर भारत में हुए बड़े बड़े मुस्लिम विरोध प्रदर्शनों का उदाहरण देते हैं। लागू करने के बहुत गंभीर मुद्दे पर। हाँ, और ये किस्सा बहुत कुछ बताता है। एक इंटरव्यू में जियाउल हक से पूछा गया कि आप मुल्क में इस्लामी निजाम की बात करते हैं तो क्या आप अपने अफसरों को दाढ़ी रखने का हुक्म देंगे? अच्छा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? इस पर जियाउल हक ने मजाक में जवाब दिया, मैं उन्हें कैसे कह सकता हूं जबकि मैं खुद दाढ़ी नहीं रखता। एक मजाकिया जवाब, लेकिन इसके पीछे का संदेश तो बहुत गहरा है। बहुत गहरा। लेखक इसी एक जवाब से एक बड़ा नतीजा निकालते हैं। वो कहते हैं कि जब जियाउल हक जैसा ताकतवर शासक जिसके पास 11.5 साल तक मुल्क पर पूरा इख्तियार था, वो भी ताकत के जोर पर इस्लाम लागू नहीं कर सका, तो फिर? तो वो लोग जो आज बंदूक के जरिए इस्लामी निजाम लाने की बात करते हैं, वे या तो नादान हैं या फिर इस मामले में बिल्कुल गैर संजीदा हैं। एक तरफ इस्लामी निजाम की ये बहस है और दूसरी तरफ उन मुसलमानों की हकीकत है जो सब कुछ छोड़कर भारत से पाकिस्तान गए थे। मैं मुहाजिरों की बात कर रही हूँ। यकीनन। और ये इस यात्रा वृतांत का शायद सबसे दर्दनाक पहलू है। लेखक मुहाजिर नेता अल्ताफ हुसैन के एक इंटरव्यू का जिक्र करते हैं जो आंखें खोल देने वाला है। अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि भारत से हिजरत करके पाकिस्तान गए मुसलमानों और उनकी औलाद को वहां तीसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। तीसरे दर्जे का? क्यों? क्योंकि उन्हें न तो पंजाबी माना जाता है, न सिंधी, न बलोची और न ही पठान। उनकी अपनी कोई कौमी पहचान ही नहीं है। इसीलिए उन्हें 5वीं कौमियत यानी 5th नेशनैलिटी के लिए एक पूरी तहरीक चलानी पड़ी। बिल्कुल। जो मुल्क बना ही मुसलमानों के नाम पर था, वहां मुसलमानों के एक बड़े तबके को अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ रहा था। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। और इसी से जुड़ा एक और विरोधाभास वो जमाते इस्लामी के हवाले से बताते हैं। एक तरफ जमात के लोग पाकिस्तान बनाने का सहरा अपने सर बांधते हैं
और दूसरी तरफ लेखक उसी जमात के एक बड़े नेता का बयान कोट करते हैं जो शिकायत कर रहे थे कि पाकिस्तान में मुसलमानों को उतने हकूक भी हासिल नहीं है जितने भारत के मुसलमानों को हासिल हैं। मतलब अपनी ही बनाई हुई चीज पर सवाल उठा रहे थे। लेखक इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते, वो बस ये विरोधाभास पाठक के सामने रखकर उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब कुछ हल्के फुल्के लेकिन दिलचस्प सांस्कृतिक अवलोकनों पर आते हैं। बॉलीवुड का वहां क्या सीन था? जबरदस्त क्रेज था। लेखक बताते हैं कि पाकिस्तान में भारतीय फिल्में बहुत ज्यादा मकबूल थीं। अच्छा, भारत को मजाक में उर्दू हॉलीवुड तक कहा जाता था। ये दिलचस्प है। और पढ़ाई लिखाई को लेकर भी एक छोटी सी लेकिन गहरी बात सामने आती है। हाँ, ये बात उन्हें एक छात्र ने बताई। उस छात्र का कहना था कि हमारे यहाँ हिंदू छात्र पढ़ाई में अक्सर इसलिए आगे रहते हैं क्योंकि वो कंबाइंड स्टडी करते हैं, मिलजुल कर पढ़ते हैं। हाँ, एक दूसरे को समझा कर पढ़ते हैं, जबकि मुस्लिम छात्र ज्यादातर अकेले अकेले पढ़ते हैं। ये सिर्फ पढ़ाई का तरीका नहीं बल्कि शायद एक सामाजिक जुड़ाव की बात भी है। बिल्कुल, ये एक छोटा सा अवलोकन है, पर ये हमें समुदाय और सीखने सिखाने के तरीकों पर सोचने को मजबूर करता है। और समाज के इसी ताने बाने में लेखक एक और अजीब विरोधाभास देखते हैं। वो क्या था? एक पाकिस्तानी अखबार में एक लेख छपा था जिसमें हिंदुओं को अजली दुश्मन यानी जन्मजात दुश्मन बताया गया था। और उसी अखबार में उसी दिन प्रिंसेस डायना की तकरीर की खबर भी थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा था। कौन सा शेर? शेर का मतलब था कि मैं उस इंसान से मोहब्बत करूंगी जो खुदा की बनाई हुई सारी इंसानियत से प्यार करता। मतलब एक ही अखबार में एक तरफ नफरत का पैगाम और दूसरी तरफ मोहब्बत का। हाँ, ये दिखाता है कि कोई भी समाज एक रंगा नहीं होता, उसमें हमेशा कई अलग अलग धाराएं एक साथ बह रही होती हैं। तो इतनी सारी समस्याएं, इतने विरोधाभास, इन सब के बीच क्या लेखक कोई समाधान भी पेश करते हैं? हाँ, और उनका समाधान बहुत स्पष्ट है। उनका सबसे ज्यादा जोर दावत के काम पर है। दावत? हाँ, मतलब इस्लाम के अमन और भाईचारे के संदेश को दूसरों तक पहुंचाना। उनका मानना है कि मुसलमानों की आज की तमाम समस्याओं की असली वजह यही है कि उन्होंने अपनी इस बुनियादी जिम्मेदारी को छोड़ दिया है। कोई मिसाल भी देते हैं वो पैगंबर यूनुस की मिसाल देते हैं। जब उन्होंने दावत का मैदान छोड़ दिया तो कुरान के मुताबिक उन्हें एक मछली ने निगल लिया था। लेखक कहते हैं कि आज मुसलमानों को उनकी समस्याओं ने निगल लिया है क्योंकि उन्होंने भी दावत का मैदान छोड़ दिया है। और बाहर निकलने का रास्ता इसी काम की तरफ वापस लौटना है उनके मुताबिक। हाँ, चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं। ये यात्रा वृत्तांत 1991 के पाकिस्तान की एक बहुत ही अनोखी और बहुस्तरीय तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल, इसमें सियासी बयानबाजी और ज़मीनी हकीकत, मजहबी आदर्शों और सामाजिक व्यवहार के बीच का फासला साफ दिखता है। और मुझे लगता है कि इस पूरी पड़ताल का जो केंद्रीय विचार है वो लेखक के इन शब्दों में है कि असल मसला भारत या पाकिस्तान या हिंदू और मुस्लिम का नहीं है। तो फिर मसला क्या है? मसला ज़हनियत का है। समस्याओं के जड़ गैर हकीकत पसंदी है, अनरियलिस्टिक अप्रोच, और उनका हल हकीकत पसंदी यानी रियलिस्टिक अप्रोच में है। ये एक बहुत शक्तिशाली निष्कर्ष है। वो सारी समस्याओं का ठीकरा किसी बाहरी दुश्मन पर फोड़ने के बजाय पूरी बहस को सोच और नजरिए की तरफ मोड़ देते हैं। और अब एक अंतिम विचार जो सोचने पर मजबूर कर देता है। सफर के अंत में लेखक अपनी वापसी के बारे में सोचते हैं। उनका पाकिस्तान में रहना उनकी वीजा की मुद्दत तक ही सीमित था, पर वो महसूस करते हैं कि हकीकत में तो भारत में भी उनका रहना एक सीमित मुद्दत तक ही है। और वो लिखते हैं, मौजूदा सवारी ने मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे उतारा है, अगली सवारी मुझे कहाँ उतारेगी इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं। ये एक छोटे से सफर की कहानी को जिंदगी के बहुत बड़े और अनिश्चित सफर से जोड़ देता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब मुसाफिर हैं और आखिर हमारी असली मंजिल क्या है और हम किस अगली सवारी का इंतजार कर रहे हैं। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, लेकिन ये कोई आम सफर नहीं है। बिल्कुल, ये सफर नक्शे पर मौजूद दो शहर